हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 सर्कल चैप्टर की। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दो थ्योरम है वो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो थ्योरम आप एक है थ्योरम 10.6 है। थ्योरम 10.6 का कन्वर्स है 10.7। मैं थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी करेंगे हम? 10.4 एक्सरसाइज। ठीक है, तो थ्योरम 10.6 क्या कहती है, पहले आप वर्ड्स देख लो, उसके वर्ड्स देख लो क्या कहती है। वर्ड्स कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, या तो एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड या फिर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब सेम सर्कल में अगर आपके इक्वल कॉर्ड है तो वो सेंटर से उनका जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। सेंटर से जो उनका डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। मतलब इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल अगर हमें बता दिया कि या तो एक ही सर्कल में, जैसे एक सर्कल है इसमें एक ही कॉर्ड, ये नाम ले लिया मैंने ए बी, और दूसरा नाम ले लिया मैंने कॉर्ड का सी डी। कॉर्ड पता है ना तुम्हें क्या होता है, पहले बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉर्ड क्या होता है? जो सर्कल को दो पॉइंट पे काटती है। जैसे सर्कल है तो दो पॉइंट पे काट रही है ना, ए भी काट रही है दो पॉइंट पे, ए और बी, तो ये कॉर्ड है। काट रही है दो, सी और डी, तो ये भी कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल को दो पॉइंट पे काट। अब आते हैं आज की थ्योरम पे। थ्योरम क्या कह रही है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है, तो अगर हमें ये बोल दिया कि जो कॉर्ड है ए बी और सी डी अगर ये इक्वल है, अगर हमें ये गिवन है ए बी इक्वल्स टू सी डी, अगर ये हमें गिवन है, सपोज ये हमें गिवन है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल है तो आपको पता है सर्कल का सेंटर होता है हमेशा से। तो अगर ये सेंटर को मैं ओ मान, ठीक है, तो ये हमें दे रखा है कि जो कॉर्ड है सर्कल की इक्वल है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो क्या होगा कि उनका जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से वो भी इक्वल होगा। मतलब ये जो इसका जो डिस्टेंस है ओ, तो ये एम है, ये एन है, तो मतलब ये ओ एम और ये ओ एन भी इक्वल होगा एम। बस ये कहती है थ्योरम। बात समझ में आ गई कि अगर कोई सर्कल के अंदर कॉर्ड्स दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ना, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। तो उसी को बस वर्ड्स में लिखा हुआ है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी ओ एम और ओ एन भी इक्वल होंगे। बस ये आपकी टर्म कह रही है। बार रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी सर्कल के अंदर, या देखो एक ही सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो ऐसे, या फिर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना ये भी समझ लो कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज कलर से, ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम सर्कल, बिल्कुल सेम रेडियस, बिल्कुल सेम का सर्कल है। तो ये दो सेम सर्कल मान लो, दो सेम सर्कल है, तो इनके भी इनके अंदर भी अलग अलग अगर दो ये कॉर्ड मैंने बना दी, एक कॉर्ड का नाम मैंने ए बी दे दिया और एक कॉर्ड का नाम सी सी, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है और हमें पता चल गया कि दो कॉर्ड इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, या तो सेम सर्कल के अंदर या दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर। अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, जो डिस्टेंस, तो इनका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है इक्वल होगा, यानी ओ एम। चाहे वो सेम सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हो या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हो, अगर वो दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनका जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। बस ये थ्योरम क्या है। तो ये समझ गया ना कि अगर कोई दो कॉर्ड इक्वल है, चाहे सेम सर्कल में या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में, अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा। सेंटर से जो उनका डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, यानी कि इक्वी डिस्टेंस होंगे, वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये है थ्योरम 10.6। 10.7 एक तरह से इसका कन्वर्स है। 10.7 जो है थ्योरम, थ्योरम 10.7 वो बेसिकली 10.6 का कन्वर्स है। वो क्या कहता है? वो इसकी उल्टी बात बोलता है बिल्कुल। जैसे 10.6 में क्या बोला कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। यहां पर क्या कह रहा है? अगर कॉर्ड सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल है दो कॉर्ड का, तो वो कॉर्ड इक्वल होंगी। मतलब कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स आर इक्वल। तो बेसिकली कन्वर्स ही हो गया एक्सेस थ्योरम 10.6। मतलब ये कह रहा है कि जैसे ये सर्कल है आपका और ये सेंटर है और आपकी दो कॉर्ड बना रखी है। ये कॉर्ड मान लो ए बी नाम से, और ये दूसरी कॉर्ड मान लो सी डी नाम से, है ना। ये दो कॉर्ड है और ये हमें ये बता दिया इस बार कि जो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये वाला क्या दिखा रहा हूँ, अच्छा सा बना, ये देखो एक सर्कल है, ठीक है जी, और ये सर्कल में दो कॉर्ड है। कॉर्ड ये रही और एक कॉर्ड आपकी ये, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए बी,
इसका नाम दे दो CD, और ये बीच में आपका सेंटर O। तो यहाँ पर उल्टी बात क्या कह दी कि ये बता दिया कि ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस है OM, और ये दूसरा सेंटर से डिस्टेंस मान लो ON। तो यहाँ पर हमें OM इक्वल्स टू ON ये गिवन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो दोनों कॉर्ड है इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, मतलब कॉर्ड्स है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉर्ड है AB और CD ये भी आपस में इक्वल होंगी, थ्योरम 10.6। तो ये बेसिकली कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ 10.6। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मोटा मोटी ये है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा, थ्योरम 10.6। और अगर सेंटर से डिस्टेंस किन्हीं दो कॉर्ड का इक्वल है तो वो कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक, कन्वर्स है 10.6। ठीक है, तो ये दो थ्योरम थी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.4 पे, कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल ऑफ रेडिया 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये क्वेश्चन कई जगह आप देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। कह रहा है कि भाई दो सर्कल हैं और दोनों का एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हो कि बड़ा वाला जो रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस छोटे वाले सर्कल से बहुत बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल मान सकते हो, 3 है 5 है, मतलब बड़ा है। कहने का मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस छोटे वाले सर्कल के रेडियस से बड़ा है, और वो क्या है, इनके बीच में एक कॉमन कॉर्ड है। इनके बीच में क्या है, एक कॉमन कॉर्ड है। तो मैं जरा आपको बड़ा वाला सर्कल मैंने येलो कलर से 5 सेंटीमीटर इसका, और ये छोटा वाला सर्कल मैं बनाता हूँ ऑरेंज बनाता हूँ, अलग दिखेगा। वाला मैंने बना। तो अब आप ध्यान से देखो, जो ये बड़ा वाला सर्कल है इसका जो रेडियस है वो इसका सेंटर है, मान लो ये O है, O मान लिया मैंने इसका सेंटर। और ये जो पिंक वाला सर्कल है, छोटा वाला सर्कल, इसका रेडियस जो होगा ना, इसका जो रेडियस है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर ही होगा। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो इसका रेडियस छोटा है ना, छोटे वाले सर्कल का रेडियस छोटा है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस बड़ा है। तो ये जो, और साथ में ये बता दिया इन्होंने कि इन दोनों पॉइंट के जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इन दोनों सर्कल का जो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इससे मुझे ये पता चलता है, ध्यान से सुनना, यहीं पर ही गलती होती है इस क्वेश्चन, ये दोनों सेंटर का, जैसे अगर मान लो इसका छोटे वाले सर्कल जो पिंक वाला सर्कल है उसका सेंटर, और जो ये बड़ा वाला सर्कल येलो वाला सर्कल है उसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों का डिस्टेंस, दोनों सेंटर का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जो कि दोनों के डिस्टेंस से बड़ा है। तो ये चीज ये बताती है कि जो छोटे वाले सर्कल यानी पिंक वाले सर्कल का जो रेडियस है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर ही होगा कहीं। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर छोटा है ना, तो यानी कि इस ये जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं अंदर ही होगा, बड़े वाले सर्कल के अंदर ही होगा। हाँ कहीं होगा, अगर मान लो तो ये इसका सेंटर हो गया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये। अब आपको ये बस यही ट्रिक समझनी थी कि जो छोटे वाला सर्कल है उसका सेंटर भी बड़े वाले सर्कल के अंदर ही है। तो ये देख लो, ये बड़े वाले सर्कल है ना येलो, उसके अंदर ही है। और क्यों है अंदर, क्योंकि इन दोनों के जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो बड़े वाले सर्कल के रेडियस से छोटा है, तो इसका मतलब अंदर ही होगा कहीं ना कहीं। तो बस ये बात आपको समझ आ गई। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड ये मान लेते हैं मैं, क्योंकि कॉमन कॉर्ड है। देख लो येलो वालों को भी 2 पॉइंट पे काट रही है, देख लो ये जो मैं बना रहा हूँ 2 पॉइंट है ना, और पिंक वाले को भी 2 पॉइंट पे काट रही है। इसका नाम दे दो A और B, और ये जो पिंक वाला आपका जो सर्कल है इसका सेंटर का नाम O डैश दे दो। ये O है तो ये O डैश। ठीक है, हमें बेसिकली AB की लेंथ फाइंड करनी है। AB कॉमन कॉर्ड जो हमारी AB है इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया ना तुम्हें? मेन मुद्दा यही समझना था बस, कि जो छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर ही होगा। और क्यों होगा अंदर, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बता दिया कि दोनों सर्कल का जो सेंटर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। यानी कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसके रेडियस से छोटा हो गया। बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, और उससे छोटा है इसका सेंटर, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, तो इसका मतलब अंदर ही होगा। तो बस यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, देखो ध्यान से। तो ये OA क्या है, रेडियस है, OA रेडियस है, और रेडियस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। सिमिलरली ये अगर मैं ध्यान से अब इसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये देखो O डैश A क्या है, O डैश A,
ये भी रेडियस है। कितना है ये रेडियस? 3। भाई रेडियस कितना है छोटे वाले सर्कल का? 3 सेंटीमीटर। और ये क्या है? ओ डैश बी, ये भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो ए भी कितना हो गया? 3 + 3 6 सेंटीमीटर। एक लाइन में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी बुक्स में बहुत सारी चीजें भाई, बस आपको इतना समझ आना चाहिए था कि ये जो सेंटर है छोटे वाले सर्कल का वो अंदर होगा। और जैसे ही वो पता चला आपको, बस ये पता चल गया कि ये रेडियस है तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर है, और ये ए भी पूरा 6 सेंटीमीटर हो गया, और यही कॉमन लेंथ। बाकी और बहुत सारे डिटेल में लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो भी देख सकते हो। मैं भी शायद करा ही रखा होगा कहीं ना कहीं पीछे, ये तो पता नहीं कितनी बार करवा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देख लो, ये सबसे इजिएस्ट वे समझने का। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। तो देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, इसमें कंफ्यूजन ये है कई बार बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते कि भाई कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है ना वो करते जाओ, सॉल्व करने का तरीका सीखो। कोई भी चीज को रटो मत कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। आप सॉल्व करने का तरीका सीखो कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आप कैसे अप्रोच करोगे। देखो मैं कैसे अप्रोच कर, मैं 9th क्लास का बच्चा बन जाता हूँ। देखो मैं पढ़ूंगा भाई, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो मुझे पता है सर्कल है उसके अंदर 2 इक्वल कॉर्ड है, और कह रहा है कि ये जो 2 इक्वल कॉर्ड है इंटरसेक्ट हो रही है। मैंने एक जो जो कहता जा रहा है वो करता जा रहा हूँ। एक सर्कल है और 2 इक्वल कॉर्ड है, पहली इक्वल कॉर्ड ये बना दी मैंने, कॉर्ड मैंने ऐसे बना दी, और एक दूसरी कॉर्ड मैंने, ठीक है। और ये कह रहा है कि इक्वल है। अब इनके नाम भी दे दो, जैसे इसका नाम मैंने दे दिया ब्लू वाली का ए बी, और ऑरेंज वाली का नाम मैं सी डी दे देता हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है सर्कल है तो बीच में कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, वो मान लेता हूँ मैं। अब आगे चलो, तो जो जो जितना इसने क्वेश्चन ने कहा था उतना मैंने काम कर दिया। ये कह रहा था 2 इक्वल कॉर्ड है, इंटरसेक्ट हो रही है तो मैंने इंटरसेक्ट कर दी, और इक्वल है तो मैं ये लिख देता हूँ इक्वल है, तो भाई इक्वल है यानी कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये गिवन है। गिवन है ना, इक्वल कॉर्ड है, ए बी इक्वल टू सी डी, गिवन है। अब कह रहा है हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट मतलब जो जो पॉइंट एक कॉर्ड में आ रहे हैं वैसे वैसे वो बराबर होंगे दूसरे कॉर्ड के पॉइंट के। कहने का चाह रहा हूं मैं, जैसे अब आपको है ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? जैसे मान लो ये ए बी जो कॉर्ड है, ये जहां पर ए बी और सी डी जहां इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट को मान लो आप पी, मान लो पी हो गया। तो यहाँ पर ए बी, जहां पर ए बी और कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट पी मान लो। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन क्या करोगे कि भाई ये जो ओ सेंटर है इस पे एक बार कॉर्ड ए बी पे ऐसे परपेंडिकुलर बनाओ, और उसका नाम दे दो मान लो एम। और एक बार ये कॉर्ड सी डी ऑरेंज वाली पे परपेंडिकुलर बनाओ और उसका नाम दे दो एन। तो अब ये जो कह रहा था ना कि जो ये जो प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि वन कॉर्ड के जितने भी सिगमेंट हैं और दूसरे कॉर्ड के जितने भी सिगमेंट हैं उनको हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है, इक्वल। तो अब ये जो एक कॉर्ड है ब्लू वाली जो कॉर्ड है इसमें कौन कौन से सिगमेंट है, ए एम एम पी पी बी, ये 3 सिगमेंट है ना, ए एम एम पी और पी बी। और ऑरेंज वाली दूसरी कॉर्ड में कौन कौन से सिगमेंट है, सी एन एन पी पी डी। तो इन सबको हमको बेसिकली इक्वल प्रूव करना है, ये कह रहा है ये। तो अब देखो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा आ रहा है, हम देखो सॉल्यूशन देखो कैसे कर रहा हूँ। सॉल्यूशन अभी हमने थ्योरम पढ़ी, थ्योरम 10.6 क्या कह रही थी, अगर कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, अगर कोई भी सर्कल में 2 कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है। तो ये ओ सेंटर था और उससे डिस्टेंस मैंने परपेंडिकुलर बनाई यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर, तो ओ एम और ओ एन इक्वल है, ये हमें पता चल गया। ये हमें थ्योरम से पता चल गया, बाय थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। क्योंकि पता चल गया ना मैं ओ एम और ओ एन इक्वल है। अब जरा आप छोटा सा एक अगर कंस्ट्रक्शन करें, छोटा सा कंस्ट्रक्शन, अब आप कहोगे क्या कंस्ट्रक्शन करना है, वो छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये है कि जो ओ और पी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, अगर ओ और पी को मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो ओ और पी को मैं ज्वाइन कर दूं तो 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ पिंक कलर। ट्राइंगल ये है, ट्राइंगल ये है ना, ये छोटे छोटे 2 ट्राइंगल विजुलाइज करो। तो कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, ट्राइंगल का साइन ट्राइंगल ओ एन। तो इन दोनों ट्राइंगल को अब मैं
कॉन्ग्रेंट प्रूव करूंगा। आप देखो कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव होंगे। ओपी तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, बीच वाली लाइन ओपी तो दोनों में कॉमन है, तो ओपी इक्वल्स टू ओपी कॉमन। ठीक, उसके बाद आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एम पी, ओ एम पी, एम राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर खींची थी हमने, ओ एम पी इक्वल्स टू ओ एन पी राइट एंगल। बात समझ में आ गई। और ओ एम और ओ एन तो इक्वल है ही, ये तो गिवन है हमारे थ्योरम से, ओ एम और एन इक्वल है। तो आप देख रहे हो अब ये आर एच एस कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एन पी। आपको ये समझ आ रहा है? मतलब ये छोटा सा ये वाला ट्राइंगल, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूं अभी, अभी दूसरे कलर से दिखा देता हूं, और एक ये ग्रीन वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो आपको मैंने कई बार, जो बच्चे शुरू से मेरे से पढ़ रहे हैं, मैंने सीपीसीटी का एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको। सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब अगर कहीं भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं, जैसे यहां प्रूव कर दिया तो आरएचएस से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो कहीं भी दो ट्राइंगल, ये रूल है आपका, कहीं भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग हर एक चीज इक्वल हो जाती है। यही तो है इसका मतलब सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी एमपी और पीएन इक्वल होगा, एमपी और पीएन इक्वल होगा। तो इसका मतलब बाय सीपीसीटी, यहां लिख सकता हूं मैं, बाय सीपीसीटी एमपी इक्वल्स टू एनपी। ठीक है, तो ये वाली, ये देखो लो, हमें सिगमेंट, सारे कॉर्ड में जितने भी सिगमेंट थे वो इक्वल प्रूव करने थे ना, तो ये एमपी वाला और ये पीएन वाला, ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए बाय सीपीसीटी। ठीक है, और हमें पता है कि ए एम इक्वल्स टू एम पी है, ये भी पता है हमें, ए एम इक्वल्स टू एम पी है हमें पता है, और सिमिलरली सी एन इक्वल्स टू एन पी है, सी एन इक्वल्स टू एन पी। अब आप कहोगे ये कैसे भाई? ये परपेंडिकुलर जो होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये आपकी थ्योरम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, वरना मैं फटाफट आपको बता सकता था। तो आपको ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं सबसे पहले, उसके बाद जैसे आपने प्रूव करे तो आपको पता चल गया कि एमपी और पीएन भी इक्वल है बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अभी जो मैंने आपको कहा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो परपेंडिकुलर यानी ये जो कॉर्ड एबीएस को बाइसेक्ट करेगा, यानी एम इक्वल्स टू एमबी है, ये एमबी है, गलती से एमबी बोल दिया, एमबी है। सिमिलरली सीएन इक्वल्स टू एनडी, एनडी। ये समझ आ गया ना क्यों भाई? ये कॉर्ड ए बी ब्लू वाली पूरी कॉर्ड है ना, और ये सेंटर से यहाँ पर ये दो इक्वल पार्ट में बांटेगी, ए एम और एम बी। सिमिलरली ये यहाँ पर कॉर्ड परपेंडिकुलर आया सी एन पे, तो सी एन और एन डी, तो ऐसे हुआ है। ठीक है, ये आपकी ये भी थ्योरम थी, हमने प्रीवियस 10.3 में पढ़ी है, एक्सरसाइज 10.3 में, कि अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हो कॉर्ड पे, तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी बराबर हिस्सों में। तो बस वही मैंने करा हुआ है, देखो ए एम इक्वल्स टू एम बी हो गया और सी एन इक्वल्स टू एन डी हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? एम इक्वल्स टू एम बी और सी एन इक्वल्स टू एन डी हो गया। अब जरा ध्यान से देखो एक चीज और ध्यान से देखो। अब जैसे मैंने बोला ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, और ये ए एम कॉर्ड ए बी का आधा हिस्सा है, और ये सी एन कॉर्ड सी डी का आधा हिस्सा, ये ब्लू वाली कॉर्ड का आधा हिस्सा एम बी है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ए एम बराबर है सी एन के। ये भी तो बोल सकता हूं मैं कि भाई जब पूरी कॉर्ड ही आपस में इक्वल है, तो उनका ये ए एम तो आधा ही हिस्सा है ना ए बी का। ये मैंने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, तो ए एम और सी एन भी बराबर होंगे। अगर ए बी और सी, ये दिखा हुआ ना, ए बी और सी डी गिवन है, ये दोनों इक्वल है, तो उनका हाफ हाफ, ये ए एम क्या है? ए बी का हाफ, सी एन क्या है? सी डी का हाफ, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और ये जो हमें सीपीसीटी से पता चला था कि एमपी इज इक्वल टू पीएन, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब आप क्या करोगे नेक्स्ट? आपको ये पता चल गया एमपी इज इक्वल टू एनपी और एम इज इक्वल टू सीएन। अब आप क्या करो, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करोगे, ए एम प्लस एम पी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और राइट हैंड साइड में एन पी प्लस सी एन, सी एन प्लस एन पी, कुछ क्या आ गया? मैंने क्या करा, फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया बस मैंने। जैसे ही मैंने इनको ऐड किया तो क्या बन गया आपका ए एम, ये देखो ध्यान से देखो, ए एम प्लस एम पी कितना हुआ? ए पी, और सी एन प्लस एन पी कितना हुआ? सी पी। तो
तो AP इक्वल टू CP हो गया। इसको इक्वेशन 3 मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही इक्वेशन 3 निकली, अब आप क्या करोगे, आपकी जो थर्ड इक्वेशन है ना, ये जो थर्ड इक्वेशन है AP और ये AP इक्वल टू CP, इसमें से आप क्या करोगे, तो ये जो इक्वेशन है AP इक्वल टू CP, AP इक्वल टू CP, इसमें से आप ये वाले इस इक्वेशन को जो गिवन है ये माइनस कर दो। तो जैसे आप AB माइनस AP करोगे, तो AB में से पूरी कॉर्ड AB में से AP माइनस करोगे तो PB बचेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको ताकि दिख जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, मैं मान रहा हूँ 9th क्लास के, लेकिन अगर जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट पे सुनोगे तो समझ आ जाएगा। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या करो, ये AB इक्वल टू CD जो हमें गिवन है, जो गिवन है, इसमें से आप इस इक्वेशन में से, इक्वेशन मान लो इसको 4 मान लो, इक्वेशन 4 मान लो, इस 4 में से इस 3 को माइनस कर दो। बेसिकली 4 माइनस 3 करोगे, यहाँ कर रहा हूँ। तो AB माइनस AP लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में CD माइनस CP, CD माइनस CP। तो AB में से AP हटा तो ये बच गया नीचे वाला हिस्सा PB, और CD में से पूरे CD में से CP गया तो बच गया ये PD। तो अब आप देख रहे हो हमने सारे, ये कह रहा था ना कॉर्ड के सारे सेगमेंट इक्वल प्रूव कर दो। तो आप देख लो कॉर्ड में कौन कौन से सेगमेंट है। देखो एक सेगमेंट है AM MP PB, ये देख लो ना। AB वाली कॉर्ड में कौन कौन से सेगमेंट है, AM MP PB। ऐसे CD वाली कॉर्ड में कौन कौन से सेगमेंट है, CN NP PD। इन सबको मैंने इक्वल प्रूव कर दिया है सॉल्व करते हुए। तो बेसिकली यही कहना चाह रहा था कि आप कॉर्ड के सारे सेगमेंटों को इक्वल प्रूव कर दो। तो मैंने सबको कर दिया, AM को CN के इक्वल प्रूव कर दिया था, ये देखो। उसके बाद आपको MP को NP के इक्वल प्रूव कर दिया था, ये देखो। उसके बाद PB को लास्ट में PD के इक्वल कर दिया, ये देखो। तो सारे सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट थे, सेगमेंट मतलब क्या होता है, सेगमेंट इंग्लिश का शब्द है, सेगमेंट मतलब टुकड़े। तो जो कॉर्ड के सारे टुकड़े थे उन सबको मैंने दूसरी कॉर्ड के टुकड़े के बराबर कर दिया। ये AM इस वाली कॉर्ड का टुकड़ा और ये CN इस वाली कॉर्ड का टुकड़ा, ये प्रूव कर दिया था मैंने AM और CN। फिर ये दूसरा MP इस वाली कॉर्ड का टुकड़ा और NP इस वाली कॉर्ड का टुकड़ा, ये देख लो यहाँ पर ये प्रूव हुआ। फिर उसके बाद ये PB इस वाली कॉर्ड का टुकड़ा और DP इस वाली कॉर्ड का टुकड़ा यहाँ हुआ। तो सेगमेंट मतलब कॉर्ड के सारे टुकड़े हमने इक्वल प्रूव करें। तो मेन मुद्दा इसमें यही था कि कंस्ट्रक्शन करनी थी और ये आपको कॉन्वेंट प्रूव करके थोड़ा सा प्लस माइनस इक्वेशनों को ऊपर नीचे देखना था। तो मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो ये है ही क्वेश्चन, पर अगर आप ध्यान से देखो कि बेसिकली वो बस कॉर्ड के जो टुकड़े हैं, सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, उसको दूसरी कॉर्ड के सेगमेंट के बराबर प्रूव करने के लिए कह रहा है, इसलिए लेंथी बन रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने डिटेल में समझाने की आपको कोशिश की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो भी मैंने प्रीवियसली इतना डिटेल में समझाया, अगर ये आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी का एक छोटा सा पार्ट है, बस इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है वो। ये तो बड़ा है, इसी का छोटा सा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखो कैसे, यही सेम कंस्ट्रक्शन होगी उसमें। क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ो तो जो क्वेश्चन कह रहा है वही सेकंड में भी कह रहा था। कह रहा दो इक्वल कॉर्ड है सर्कल में और इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर भी तो ये कह रहा था टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, वही बात हो रही है। तो बना देते हैं भाई, एक सर्कल है हमारा, सर्कल ये एक सर्कल है और इंटरसेक्ट हो रही है दो इक्वल कॉर्ड इसमें। तो ये एक कॉर्ड मैंने ऐसे बना दी, वही ब्लू और ऑरेंज ही रखते हैं कॉर्ड मैंने ऐसे। ये इक्वल लग नहीं रही वैसे, विजुअलाइज कर लोगे ना तुम लोग ये, ठीक है। तो ये दो कॉर्ड है, इनके नाम भी देख लो, A और B, C और D, और बीच में सर्कल है तो सेंटर तो कहीं ना कहीं होगा जिसको हम O बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। हमने दो इक्वल कॉर्ड बना दी जो इंटरसेक्ट हो रही है कहीं पर ही, इसका इंटरसेक्ट जहां हो रही है उसका नाम दे दो P। तो इंटरसेक्ट हो रही है दोनों कॉर्ड, ब्लू वाली भी ऑरेंज वाली दोनों कॉर्ड यहाँ हो रही है। अब हमसे क्या कह रहा है, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा P है और ये ज्वाइन कर रही है लाइन ज्वाइन कर दी। तो ठीक है, तो कह रहा प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो सेंटर से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था कॉर्ड का, ये जो लाइन जुड़ी, ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमें प्रूव। ये तो बोल रहा है दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो ये कॉर्ड के साथ जो इक्वल एंगल, तो बस हम वही कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमने अभी किया था।
ये सेंटर ओ है हमारा सेंटर ओ है। इस सेंटर ओ पे क्या करेंगे हम, इस ए बी कॉर्ड जो ब्लू वाली कॉर्ड पे है उस पे एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा ऐसे। कंस्ट्रक्शन है आपका, कंस्ट्रक्शन का काम, इसका नाम दे दो एम। सिमिलरली इस ऑरेंज वाली कॉर्ड पे भी इस सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, इसका नाम दे दो एन। अब बस आपको वही करना है, मैंने बोला था आपको कि ये जो प्रीवियस क्वेश्चन में सेम, कि ये छोटा वाला ट्राइंगल ओ एम पी, जिसको मैं अभी पिंक कर रहा हूँ, ओ एम पी, ये वाला ट्राइंगल, और उसके साथ वाला दूसरा चिपका हुआ ट्राइंगल ये वाला ओ एन पी, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है सबसे पहले। ओ एम पी और ओ एन पी को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो आप क्वेश्चन समझ रहे हो कि सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मतलब जो हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, ये प्रूव करना है। यानी एंगल ओ पी एम बराबर है एंगल ओ पी एन के। ओ पी, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करने। तो बस अब मैं कर दूंगा, देख लो इक्वल प्रूव इनको आराम से, ओपीएम और ओपीएन को। तो आप सबसे पहले दो ट्राइंगल लो, कौन से वाले ट्राइंगल, ये वाला जो मैं दोबारा पिंक करता हूँ, ट्राइंगल ओ एम पी। तो इन ट्राइंगल ओ एम पी और दूसरा ट्राइंगल ये ले लो ओ एन पी, ये जो मैंने पिंक वाला किया और ब्लू वाला किया, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। तो इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं। तो देखो सबसे पहले ओपी तो कॉमन ही है दोनों में, तो ओपी इक्वल्स टू ओपी कॉमन, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, उसमें भी तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे, तो यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ। तो ओपी इक्वल्स टू ओपी, दोनों में कॉमन है, और एंगल ये दोनों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी इक्वल है। तो यानी एंगल ओ एम पी, ये वाला, और एंगल ओ एन पी, फॉलो कर पा रहे हो ना मेरे को, ये दोनों 90 डिग्री, ठीक है। और क्या, और दूसरी चीज क्या है भाई, ये एक एंगल, और ओ एम इक्वल्स टू ओ एन है, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, क्योंकि ये हमारी थ्योरम अभी हमने पढ़ी। थ्योरम क्या कहती है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होती है तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है। तो सेंटर ये रहा ओ और उससे डिस्टेंस ओ एम है, सेंटर ये रहा ओ और उससे डिस्टेंस ओ एन है, ऑरेंज वाली का और इधर ब्लू वाली कॉर्ड का। तो ओ एम ये हम लिख सकते हैं थ्योरम 10 पॉइंट। तो अब हमें ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्योंकि एक राइट एंगल प्रूव कर दिया और दो साइड मैंने इक्वल प्रूव कर दी, तो वो कॉन्ग्रुएंसी रूल होती है। तो अब ये दोनों यानी पिंक वाला और ये ब्लू वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो सीपीसीटी क्या कहती है, सीपीसीटी क्या कहती है, सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो सीपीसीटी कहती है कि एक बार दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उन दोनों ट्राइंगलों की हर एक चीज कॉरस्पॉन्डिंग वाली इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ ही लो आज तो, जैसे ये दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझा रहा हूँ, तो ये ट्राइंगल डी ई एफ। तो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो एक ट्राइंगल में जो चीज लेंगे वही दूसरे ट्राइंगल में, जैसे इस ट्राइंगल में मैंने ये वाला एंगल लिया तो इसमें भी ये वाला एंगल लेंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल लूं और इसमें ये ले लूं, ऐसे नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जो एक ट्राइंगल में जो चीज ले रहे हैं वही दूसरे ट्राइंगल में, जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल में ये बीसी साइड लूं तो फिर दूसरे ट्राइंगल में भी ये ईएफ साइड, ये नीचे नीचे वाली, यही दोनों इक्वल होगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसी जो हम उठाते हैं। तो जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, जैसे यहां प्रूव कर दिया ओ एम पी और ओ एन पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो उन दोनों ट्राइंगल की फिर हर एक चीज क्या हो जाती है, हर एक चीज उनकी इक्वल हो जाती है। तो बस ये वाला अगर मैं एंगल लूं जो कि हमें प्रूव करना है ओ पी एम, तो बाय सीपीसीटी ट्राइंगल एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल ओ पी एन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, बस प्रूव, ये हमें प्रूव कर था ना। बिल्कुल वही क्वेश्चन था जो सेकंड में था, बल्कि उससे छोटा था, ठीक है। तो ये वाला एंगल लिया, ये पिंक वाले में ये वाला ट्रायंगल एंगल ले लिया, और इसमें ये ब्लू वाला ये वाला एंगल ले लिया, और इसी को प्रूव करना था मैं, तो हमने कर दिया बाय सीपीसीटी से, ठीक है। नेक्स्ट देख लो इस क्वेश्चन को, देखो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का ब्रैकेट में इन्होंने बता भी रखा, मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, मतलब ये होता है कि सर्कल जिनका सेम सेंटर है, जैसे ये दोनों सर्कल है ना, इनका सेम सेंटर है, सेंटर ओ ही है, मतलब ये छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर ओ ही है और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर ओ ही,
ठीक है, तो उनको ऐसे सर्कलों को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक नाम है। ठीक है, और ये ABCD पे काट रही है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये AB मतलब ग्रीन कर रहा हूँ, ये इक्वल प्रूव कर, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव मतलब जो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि AB और CD इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो हमारे पास जो थ्योरम थी 10.4 थ्योरम, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखी है, सीक्वेंस में इसलिए बोलता हूँ पढ़ने, तो वो क्या कहती थी, तो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे फिर वो थ्योरम पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन ये है कि ये जो O सेंटर है ना, इस O सेंटर से मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, कॉर्ड है ना, बड़ी सी कॉर्ड, ये दोनों सर्कल की कॉर्ड है, फिर मैंने ये परपेंडिकुलर बना दिया और इसका नाम दिया एम, ओ एम। तो ये ओ एम मैंने परपेंडिकुलर बना ली। तो आपको अब थ्योरम 10.4 याद आनी चाहिए, जो मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। थ्योरम 10.4 क्या कहती थी, 10.4 थ्योरम 10.4 ये कहती थी कि भाई अगर हम किसी सर्कल, ये कहती थी 10.4, यहाँ कर देता हूँ, ये सर्कल है, सेंटर ओ है, तो अगर ये कोई कॉर्ड है तो 10.4 थ्योरम ये कहती थी अगर हम सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाए ना, तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, बाइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में काट कर देगी, मतलब बराबर हिस्सों में काट देगी। तो ये ओ एम मैंने परपेंडिकुलर बना दी, तो इसका मतलब ये बड़ी कॉर्ड को बराबर हिस्सों में बांट देगी। तो मैंने क्या करा, मैंने कंस्ट्रक्शन किया ओ एम परपेंडिकुलर टू एडी, पूरी बड़ी कॉर्ड एडी जो है इसको ऊपर मैंने ओ एम से परपेंडिकुलर बना दिया। और हमें थ्योरम 10.4 से पता है कि अगर जैसी सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, बाइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी कि ए एम इक्वल्स टू एम डी हो गया। कोई क्वेश्चन बाय थ्योरम 10.4, तो ये पहली क्वेश्चन बन गई कि ए एम इक्वल्स टू एम डी। ये तो बड़े सर्कल की बात हो गई। अगर आप छोटे सर्कल को विजुलाइज करो, अब ये छोटे सर्कल को मैं पिंक कलर से दिखा देता हूँ, ये छोटे सर्कल को अगर आप विजुलाइज करो, ये रहा छोटा सर्कल जी, तो छोटे सर्कल और बड़े सर्कल का सेंटर तो एक ही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो इसका मतलब ये जो छोटा सर्कल पिंक वाला जो मैंने किया, इसकी कॉर्ड ये BC है, इसको भी ये बराबर हिस्सों में बांटेगी, यानी BM इक्वल्स टू MCB है। ये BM और MCB को भी बराबर हिस्सों में बांटेगी, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है, अगर ये बड़े वाले कॉर्ड की परपेंडिकुलर है तो छोटे वाले की भी है ही, दोनों एक ही है। ठीक है, ए एम इक्वल टू एम डी हो गया बड़े वाले सर्कल के हिसाब से, और ये पिंक छोटे वाले सर्कल के हिसाब से क्या पता चला हमें कि बी एम इक्वल्स टू सी, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब आप क्या करो, बस 2 - 1 कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो, क्वेश्चन 2 - 1 कर दो, 2 - 1, सॉरी 1 - 2, उल्टा बोल दिया मैं, 1 - 2, इक्वेशन 1 - 2, 1 - 2 कर दो। 1 - 2 करोगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले को देख लो पहले, ए एम माइनस बी एम, ए एम माइनस, राइट हैंड साइड में एम डी माइनस एम सी, एम डी एम सी। अब जरा ध्यान से देखो ए एम यानी ये पूरा, इसमें से बी एम हटाऊंगा तो बचेगा सिर्फ ये ए बी पार्ट, ए एम में से बी एम हटा दूंगा, ये वाला पार्ट हटा दूंगा तो ए बी बचेगा, तो ए एम माइनस बी एम होता है ए बी। सिमिलरली इस बड़े एम डी में से ये एम सी हटा दूंगा तो बचेगा सी डी। प्रूव कर, बस इतना सा काम किया हमने इस क्वेश्चन, थ्योरम 10.4 का यूज हुआ है। नेक्स्ट देख लो जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन है। बेसिकली ये बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 मीटर, ये बना देते हैं हम सर्कल, जिसका रेडियस है 5 मीटर, और वहां पर 3 लड़कियां गेम खेल रही है, एक का नाम रेशमा है, एक का नाम सलमा है, एक का नाम मनदीप है। तो हम उनका नाम ऐसे ले लो, रेशमा ले लिया मैंने, सलमा, मनदीप। ठीक है, ये 3 लड़कियां ऐसे पार्क में खड़ी हुई है, और इसने बता रखा रेशमा जो है वो बॉल किसको देती, सलमा को, रेशमा ने सलमा को दी, ठीक है, सलमा ने मनदीप को दी, तो ये मनदीप को दी, और मनदीप ने रेशमा को दी, तो रेशमा को दी। बात समझ में आ गई।
उसके बाद बता रखा है डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, ये वाला डिस्टेंस रेशमा और सलमा का ये वाला है ना जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये और सलमा और मनदीप, रेशमा और सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा एंड दीप। तो अगर हम इनका नाम या फिर एक काम करते हैं, एक नाम इनका ये यहाँ रेशमा ले लेते हैं, यहाँ सलमा ले लेते हैं, ठीक है। ये रेशमा ने, देखो ये लिखा हुआ ना, रेशमा ने थ्रो करी बॉल सलमा को तो ये गई, सलमा ने मनदीप को तो ये गई, और मनदीप, सलमा ने मनदीप को और मनदीप ने रेशमा को। समझ लो बात को, ऐसे देखो दोबारा बना देता हूँ। सर्कल है, इसमें 3 लड़कियां खड़ी हुई है, ये गेम खेल रही है, ये रेशमा है, सलमा है, ये मनदीप है। जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाओ, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। तो क्वेश्चन कह रहा है रेशमा ने बॉल फेंकी सलमा को, तो ये रेशमा ने ऐसे बॉल फेंक दी सलमा को, सलमा ने बॉल फेंक दी मनदीप को, सलमा ने बॉल फेंक दी मनदीप को, और मनदीप ने बॉल फेंक दी रेशमा को, तो ये मनदीप ने बॉल फेंक दी रेशमा को। समझ आ गई बात क्या था। अब हमें एक और चीज बता रखी है यहाँ से, ये फुल स्टॉप के बाद आगे की बात, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, मतलब रेशमा और सलमा का जो डिस्टेंस है, यानी ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, रेशमा और सलमा का डिस्टेंस जो मैं डार्क कर रहा हूँ, और सलमा और मनदीप का डिस्टेंस, ये जो दो मैंने डार्क किए ऊपर वाले, ये दोनों डार्क जो किए, डार्क जो मैंने किए, रेशमा और सलमा का डिस्टेंस और सलमा और मनदीप का डिस्टेंस ये बता रखा है ना, वो 6 मीटर ईच है, मतलब दोनों का 6 है, मतलब ये भी 6 मीटर है रेशमा और संदीप वाला, और रेशमा और सलमा वाला, और सलमा और मनदीप वाला भी 6, ये बता रखा है इसने। और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये ब्लू कलर से, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है जो ब्लू कलर वाला है। रेशमा और सलमा का 6 मीटर है, सलमा और मनदीप का भी 6 मीटर है। आपसे रेशमा और सलमा का, रेशमा और मनदीप का, रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस पूछ रहा है, जो ब्लू कलर से किया ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया ना तुम्हें, घुमा फिरा के जो दे रखा था। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है इसमें, क्वेश्चन में एक चीज और बता रखी है कि जो सर्कल है इसका रेडियस है 5 मीटर, सर्कल का रेडियस भी बता रखा है, कितना बता रखा है सर्कल का रेडियस 5 मीटर। तो यहाँ पर हम सेंटर ले लेते हैं ऐसे, तो वो है, तो हमें पता है जो सेंटर है वो, अगर मैं यहाँ रेशमा से इसको ऐसे ज्वाइन करूँ तो ये रेडियस होगा, तो ये मुझे ये पता है कि रेडियस 5 मीटर है, रेडियस 5 मीटर, ये आपको पता है रेडियस 5 मीटर। अब देखो अभी कैसे हम इस क्वेश्चन को हैंडल करें कि हमें ये ब्लू लाइन यानी कि रेशमा और मनदीप का, रेशमा और मनदीप का हमें डिस्टेंस पता चल जाए, तो कैसे डील करें बताओ। हमें एक चीज तो पता चल गई कि जो आर एस है, आर एस और एस एम ये दोनों इक्वल है, आर एस यानी रेशमा सलमा का डिस्टेंस 6 है, सलमा मनदीप ये दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज पता चल गई। अब आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है छोटा सा, क्या कंस्ट्रक्शन करोगे आप ये कंस्ट्रक्शन करो कि सलमा से ये जो रेशमा, मतलब एस से, अब मैं नाम नहीं लूंगा रेशमा सलमा, अब बस मैं आर एस एम ऐसे पॉइंट की तरह बोलूंगा। तो अब आप क्या करो, आर से एक परपेंडिकुलर ले लो, आर एस से, सॉरी एस से एक परपेंडिकुलर ले लो आर एम पे, तो एस से ऐसे परपेंडिकुलर लिया आपने आर एम पे, ये परपेंडिकुलर ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, और इस परपेंडिकुलर को ऐसे सेंटर तक एक्सटेंड कर दो, ये परपेंडिकुलर मैंने ले ली, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो मैं लिख लेता हूँ, और ये परपेंडिकुलर जहाँ ये आर एम को काट रही है, मान लो वो पॉइंट ले लेते हैं हम पी, पी मान लेते हैं पी। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो एस पी है, एस पी इज परपेंडिकुलर टू आर एम, एस पी इज परपेंडिकुलर टू आर एम, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये परपेंडिकुलर ले लिया, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया बस, एस पी इज परपेंडिकुलर टू आर एम, और ये हमें पता चल रखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि आर एस और एस एम दोनों के दोनों सेम है। अब आपको ये पता चल गया कि जब हम परपेंडिकुलर लेते हैं किसी कॉर्ड पे, तो ये आर एम एक कॉर्ड है, आर एम कॉर्ड पे एस पी परपेंडिकुलर लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेंटर, ये सेंटर से गुजरेगी, तो वो मैंने एक्सटेंड करके सेंटर पे ऑलरेडी दिखा दी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ये वाला डिस्टेंस, ये जो आरपी डिस्टेंस है, इस आरपी डिस्टेंस को कुछ मान लूं, सपोज वाई मान लूं, इस आरपी डिस्टेंस को अगर मैं वाई मान लूं, और ये जो ओपी डिस्टेंस है इसको मैं अगर एक्स मान लूं, ध्यान से सुनते जाओ, हमें फाइनली आर एम डिस्टेंस निकालना है। देख लो रेशमा तो मनदीप में टू प्रूफ क्या है, आर एम में बेसिकली आर एम का डिस्टेंस निकालना, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी, एसपी परपेंडिकुलर करी, और वो परपेंडिकुलर सेंटर से टच हो रही है, और वो इस आर एम को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब आधे आधे हिस्से में बांट रही है। तो हमने इस आरपी को वाई मान लिया, जहां पर परपेंडिकुलर था उस पॉइंट को पी माना, तो आरपी वाई ले लिया, और ये जो ओपी है सेंटर से वो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट पी का डिस्टेंस मैंने एक्स ले लिया। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब मुझे ये बताओ कि पूरा ओएस क्या है, ये पूरा ओएस क्या है,
सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है पूरा ओएस जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ ये क्या है, रेडियस ही तो है। सेंटर से जो भी सर्कल के बाउंड्री तक जाती है वो रेडियस होता है, तो ये पूरा तो रेडियस है और रेडियस 5 है। तो उसमें से अगर मैं सिर्फ ओएस तो 5 है, ये तो मुझे पता चल गया क्योंकि वो रेडियस है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है। उसमें से ओपी मैंने एक्स मान लिया, तो पीएस क्या होगा, पीएस 5 माइनस एक्स होगा। कॉमन सेंस की बात है, ये पूरा ओएस 5 है और ओपी को मैंने एक्स ले लिया, तो एसपी क्या हुआ, एसपी या पीएस कुछ भी बोल लो, पीएस हो गया आपका 5 माइनस एक्स। यहां तक बात समझ में आ गई, 5 माइनस एक्स। अब आप क्या करो, अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। किस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस वाले में, ओ आर पी। तो इन ट्रायंगल ओ आर पी में डार्क करके दिखाता हूँ, तो ये वाला आर पी है, जब ये पूरा डार्क कर रहा हूँ इस ट्रायंगल में, ये आपका पता है ये परपेंडिकुलर है। तो इस ओ आर पी में आप क्या लगाओगे, इस ओ आर पी ट्रायंगल में आप लगाओ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल ओ आर पी अप्लाई पाइथागोरस, तो ओ आर पी यानी ये जो डार्क ब्लू करा है इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं क्या होगा भाई बताओ, ये क्या है, ओ आर क्या है, रेडियस है, तो इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस तो है ही पर ये हाइपोटेन्यूज भी है इस ब्लू वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ओ आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ प्लस ओपी का स्क्वायर। तो ओ आर क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितना है 5। बस ये हमारी जो पाइथागोरस है इसको बस मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ। हाँ तुम लोग थोड़ा सा लेंदी है मैं मान रहा हूँ। ओ आर है 5 का स्क्वायर, या मैंने कर दिया 5 का स्क्वायर यहाँ ओ आर की जगह, आर पी वाई माना था मैंने तो वाई का स्क्वायर प्लस ओपी को एक्स माना था तो एक्स का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। तो यहाँ तक अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इसको मैं इसको डब्बे में कर देता हूँ, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब क्या करो, आप एक और बार पाइथागोरस लगाओ। अब किस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे, देखो मैं दिखाता हूँ इसको ग्रीन कलर से डार्क करके, ये वाला ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ग्रीन जो मैं कर रहा हूँ इस पर आप लगाओ पाइथागोरस। ग्रीन राइट एंगल ट्रायंगल जो है इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो ये जो ग्रीन राइट एंगल ट्रायंगल है इस पर मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, ग्रीन कलर से लगा रहा हूँ ताकि आपको अलग दिख जाए। तो इसमें ये आपका हाइपोटेन्यूज है आर एस का स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल आर एस पी, इन ट्रायंगल आर एस का स्क्वायर इक्वल्स टू आर पी का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूँ बस, प्लस पी एस का स्क्वायर। तो आर एस क्या है, आर एस 6 दे रखा है तो 6 का स्क्वायर, आर पी क्या है, वाई माना है मैंने, वाई का स्क्वायर, और पी एस क्या है, पी एस की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 का स्क्वायर होता है 36 इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, 5 माइनस एक्स का, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना अलजेब्रा का आपका फॉर्मूला, वो लगाओगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप लगाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, प्लस में a स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 10x। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 36, ये 25 को उधर ले जाओगे तो माइनस 25, और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। 36 माइनस 25 आपका होता है 11 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब जरा ध्यान से आप देखना, आंखें खुली रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। हम यहाँ तक पहुँचे, 11 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x है ना। तो अब यहाँ से देखो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, इक्वेशन फर्स्ट हमने देखी थी। तो यहाँ पर जो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है उसकी जगह मैं 25 डाल सकता हूँ। तो जब इसकी जगह मैं यहाँ 25 डालूंगा, इसकी जगह यहाँ 25 डालूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं यहाँ 25 डालूंगा, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे 11 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 25 डाल दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। प्लस यहाँ पर माइनस में 10x ध्यान रखना, माइनस 10x, ठीक है। अब मैं जरा ये साइन चेंज कर देता हूँ, ट्रांसपोज कर दूंगा, 10x उधर लेफ्ट ले जाऊंगा तो प्लस 10x हो जाएगा, 11 उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 11 होता है 14। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 14/10। तो या इसको अगर आप काटोगे तो ये होगा 2 7 जा 14, 7/5। x की वैल्यू मेरे पास आई 7/5, यानी ये OP की वैल्यू 7/5 आ गई, OP की वैल्यू आ गई 7/5। अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई 7/5। इस x की वैल्यू मैं यहाँ डाल सकता हूँ,
तो इस x की वैल्यू को जब मैं यहाँ डालूंगा, अब ये नॉर्मल मैथ चल रही है, इस x की वैल्यू को यहाँ पर डालूंगा तो आप यहाँ से सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हो, y यानी कि rp की वैल्यू, y यानी कि rp की वैल्यू। तो मैं बस आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये काम आप कर लेना, इस x की वैल्यू 7/5 यहाँ डालना वाली इक्वेशन में और यहाँ से सॉल्व करके y की वैल्यू निकालना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट बताया तो आप कर लेना इसको, y की वैल्यू आएगी जब आप इसमें डालोगे, बस कुछ नहीं करना आपको, x की जगह पर 7/5 डालना है और सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप 7/5 डाल के सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 24/5। बस अब क्वेश्चन सॉल्व। हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था, देख लो rm, ये rm की वैल्यू में निकालनी थी, तो हमने y निकाल लिया 24/5 और y क्या है rp, तो हमें rp की वैल्यू मिल गई 24/5 और आर एम जो है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर जो क्या करती है कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, तो अगर ये y पता चल जाए तो हम 2y करके आर एम की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि आर एम जो है आर एम का आधा ही आरपी होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड को दो हिस्सों में बांट रही है, आरपी और पीएम में। तो y की वैल्यू मिल गई 24/5, तो आर एम की वैल्यू इसका 2 टाइम्स होगा यानी कि 48/5 और ये आपका आंसर है। आर एम की वैल्यू जो हमें निकालनी थी, यानी रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस आ गया 48/5। इसको डेसिमल में आपको करना हो तो डेसिमल में कर लो, आएगा 9.6 मीटर, ये आपका आंसर है 9.6 मीटर। देखो क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी है 9th क्लास के बच्चों के लिए, मैं अग्री कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्टेप फॉलो करते जाओ आराम आराम से, कुछ नहीं आपको करना, बस आराम से चलते जाओ, ये मत देखो लंबा हो रहा है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ तो चीजें सॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, 3 boys अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। देखो ये क्वेश्चन आप लंबे तरीके से कर सकते हो सॉल्व करके, पाइथागोरस वगैरह निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आज ना एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो आपके 9th में तो नहीं है, लेकिन आगे आप लाइफ में जाओगे तो आपके आएगा। पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक सर्कल है, मैं आपको जो नॉर्मल तरीका उस तरीके से नहीं बताऊंगा, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक्सट्रीमली शॉर्टकट। अब पता नहीं वो सीबीएसई 9 में, मतलब वो सही है, ऑब्वियसली सही है, लेकिन सीबीएसई 9 में आपके टीचर पूछ सकते हैं कि किसने बताया आपको, कि 9th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो तो आगे जाके पढ़ाएंगे वो फॉर्मूला, है ना। तो पर यहाँ पर आप जान लो, बाकी सारे नॉर्मल तरीके से तो सब पढ़ा ही रहे हैं, तो एक नई चीज़ भी यहाँ पर। तो एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस है 20 मीटर और वो कॉलोनी में सिचुएटेड है, और 3 लड़के अंकुर यारा अंकुर, सैयद यारा सैयद और डेविड यारा डेविड, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस में है, मतलब ये ए एस ए डी और एस डी ये तीनों इक्वल है, मतलब कि जो ट्राइंगल है कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल है ना, बोल दिया उसने, क्या बोल दिया, देखो इक्वल डिस्टेंस में है तीनों, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं आप तुम्हें अनकन्वेंशनल शॉर्टकट बता रहा हूँ जो आपकी बुक में नहीं है, बुक वाले कॉन्सेप्ट तो आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मिल ही जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैंने कहा कुछ अलग करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ये ए एस डी, और आपको रेडियस दे रखा है कि जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस भी दे रखा है 20 मीटर। तो जब भी, अब आपको मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ बड़ी क्लास का, कि जब भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल किसी सर्कल के अंदर हो, जैसे यहाँ पर है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए एस डी और ये सर्कल के अंदर है, सुनो मेरी बात, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल किसी सर्कल के अंदर हो, जैसे ये सर्कल है और उसके अंदर हमारा ये ए एस डी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ही निकालनी है बेसिकली। तो अब देखो यहाँ पर भी पूछ रहा है कि तीनों ए एस ए एस डी जो अंकुर सैयद डेविड जो तीनों खड़े में, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ये पूछ रहा है कि इनकी लेंथ बताओ, तो मतलब एक की भी लेंथ पता चल गई तो तीनों की लेंथ इक्वल ही है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैं वही आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ बतानी है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो उसी को बताने का फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कल के अंदर है और आपको रेडियस दे रखा है उस सर्कल का, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ होती है आर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बड़ी क्लास का, एंट्रेंस एग्जाम्स कभी आप दोगे लाइफ में आगे, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल उस तरीके जो एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। अब किस केस में, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब मतलब अंदर है, इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होता है तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड, ये एक है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालनी है, तीनों साइड इक्वल ही है, साइड ऑफ इक्विलेटरल
तो ये फॉर्मूला है a इक्वल्स टू आर रूट थ्री, और हमें भी यहाँ पर भी यही लेंथ निकालनी है, यानी बेसिकली साइड ही निकालनी है, तीनों इक्वली है तो कोई सी भी एक निकालनी है। तो फॉर्मूला है साइड निकालने का इक्विलेटरल ट्रायंगल का आर रूट थ्री, आर क्या है 20 रूट थ्री, ये आपका आंसर। बस ये फॉर्मूला डाला था, बाकी बहुत लंबा प्रोसेस जो है जो प्रॉपर आपको CBSE 9 में सिखा रखा है वो तो आप देख ही लेना, कर ही लेना, लेकिन ये एक फॉर्मूला मैंने सोचा आपको बताते हैं लास्ट क्वेश्चन में कुछ अलग, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ए यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर आपको निकालनी है तो वो होता है रेडियस इंटू R3, रेडियस इंटू रूट थ्री, सॉरी रेडियस इंटू, तो रेडियस हमें पता था 20 और रूट थ्री हमने लिख दिया, तो 20 रूट थ्री इसका आंसर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो सर्कल के अंदर बन रहा है इसकी हमें लेंथ ही पूछ रहा है, लिख रहा है ना फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, तो ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली तीनों इक्वली है, तो ये है फॉर्मूला, ठीक है जी। देख लेना, बाकी नॉर्मल प्रोसेस तो आप देख ही लोगे, कहीं भी मिल जाएगा, ये वाला आप जान लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टेक केयर।